हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुलाबशाह और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल DU एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है ये BA प्रोग्राम फिफ्थ सेमेस्टर की होने वाली है। फिफ्थ सेमेस्टर में जो आपकी हिस्ट्री है जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ यूरोप 1789 से 1870 तक। ये जो आपकी हिस्ट्री है, हम लोग इस हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे और हिंदी में इसका नाम है यूरोप का इतिहास 1789 से 1870 तक। अगर आपके पास भी ये हिस्ट्री है तो ये वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम लोग फुल बुक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर हैं उन्हें कवर करेंगे। अगर आपने ये वीडियोस देख ली पूरी तो आपको बुक भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप पूरी ही जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर हैं उन्हें कवर कर लेंगे। एंड देखिए, आप 100% अच्छे नंबरों से पास आउट हो जाएंगे अगर आप ये सारे ही क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्योंकि ये सारे ही क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीवियस ईयर के एंड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको लिया गया है चैप्टर वाइज। तो अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ भी लीजिएगा। एंड देखिए, ये जो है ये पूरी सीरीज़ होने वाली है जिसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से वीडियोज़ होंगी। तो आप सारी वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो मेरी अपकमिंग वीडियोज़ हों आप उन्हें देख पाएँ। चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे आज की इस वीडियो को। इस वीडियो में हम सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे, ठीक है। तो पहला ही क्वेश्चन हमारा हो जाता है, फ्रांसीसी क्रांति के संवैधानिक राजतंत्र चरण की प्रमुख घटनाएं और वैचारिक आधार क्या थे। यानी जो हमारी फ्रांसीसी क्रांति थी उसके संवैधानिक राजतंत्र के जो चरण थे इसकी प्रमुख घटनाएं और जो वैचारिक आधार थे वो क्या थे, ये आपको बताना है। अगर हम भूमिका से देखें तो इसमें आप लिखेंगे फ्रांसीसी क्रांति जो कि हमारी 1789 में हुई थी, विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसने यूरोप की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक ढांचे को प्रभावित किया। यानी जो फ्रांसीसी क्रांति थी उसने सिर्फ यूरोप को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से प्रभावित किया था। क्रांति की शुरुआत निरंकुश राजतंत्र के विरोध में हुई थी। यानी जो निरंकुश राजतंत्र था, जो जबरन राजतंत्र था, उसके खिलाफ क्रांति की शुरुआत हुई थी। 1789 से 1792 तक का समय संवैधानिक राजतंत्र का चरण कहा जाता है। यानी ये जो टाइम है इसे संवैधानिक राजतंत्र का चरण कहा जाता है। इस अवधि में फ्रांस में राजा की सत्ता को सीमित कर संविधान के अनुसार शासन की स्थापना करने का प्रयास किया गया ताकि जो संविधान है उसे लागू किया जा सके, ठीक है। चलिए इसमें देखेंगे। अब हम इसमें आप लिखेंगे संवैधानिक राजतंत्र की पृष्ठभूमि। यानी जो संवैधानिक राजतंत्र था उसकी क्या पृष्ठभूमि थी। क्रांति से पहले फ्रांस में लुई 16वां का निरंकुश शासन था। यानी जो फ्रांस था उसमें लुई 16वां का निरंकुश यानी एक तरह से जबरन जो शासन होता है वो था। देश आर्थिक संकट में था, कर प्रणाली अन्यायपूर्ण थी और आम जनता पर अत्याचार होते थे। यानी जो एक तरह से देश था पूरा ही जो आर्थिक संकट है, यानी पैसे पूरे ख़त्म हो गए थे, कर प्रणाली बहुत ज़्यादा अन्यायपूर्ण थी, आम जनता बहुत ज़्यादा परेशान थी। 1789 में स्टेट्स जर्नल की बैठक बुलाने के बाद राजनीतिक संघर्ष प्रारंभ हो गया। यानी इस जो बैठक हुई थी, ये जो बैठक हुई थी इसके बाद ही जो राजनीतिक संघर्ष है उसकी शुरुआत हुई, जिससे राष्ट्रीय सभा का जन्म हुआ। इसने राज्य की शक्तियों को सीमित कर जनता की संप्रभुता पर आधारित शासन की नींव रखी। यानी इससे ही जो राष्ट्रीय सभा है उसका जन्म हुआ था और राज्य की जो शक्तियां हैं उनको सीमित कर जो हमारे संप्रभुत्वता है उसके जो अधिकार हैं उनकी नींव को रख दिया था, आधारित बना दिया था। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे संवैधानिक राजतंत्र चरण की प्रमुख घटनाएं। यानी ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हुई जिससे संवैधानिक जो राजतंत्र है उसकी एक तरह से स्थापित हुआ। तो पहले आप लिखेंगे राष्ट्रीय सभा और संवैधानिक निर्माण जो कि हमारी हुई थी 1789 से 1791 में। इसमें आप लिखेंगे 1789 में तृतीय वर्ग ने स्वयं को राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया। यानी तृतीय वर्ग जो था उसने स्वयं को राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया था। 26 अगस्त 1789 को मनुष्य और नागरिकों के अधिकारों की उद्घोषणा जारी की गई, जिससे स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के सिद्धांतों की घोषणा की गई थी। यानी ये जो घोषणा है ये कर दी गई थी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे 1791 में नया संविधान तैयार हुआ जिससे राजा की शक्तियां सीमित हो गईं और फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। यानी 1791 में एक नया संविधान तैयार हो गया था जिसने क्या किया, राजा की जो शक्तियां थी उन्हें सीमित करके फ्रांस को संवैधानिक राजतंत्र में एक तरह से स्थापित करने में मदद की। नेक्स्ट अब हम देखेंगे राजा लुई 16वें की स्थिति किस तरह से। संविधान के अनुसार राजा अब केवल एक राज्य प्रमुख था, परंतु कार्यपालिका की कुछ शक्तियां उसके पास रही थी। उससे विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर
निलंबनकारी वीटो का अधिकार मिला, परंतु यह जनता में असंतोष का कारण बना। यानी इन्होंने क्या किया, ये जो राजा था उसे निलंबनकारी जो वीटो पावर होती है वो दे दी, लेकिन फिर भी ये जो था एक तरह से जनता में असंतोष का कारण बन गया था। फ्रांस का प्रशासनिक पुनर्गठन, किस तरह से जो फ्रांस था उसका प्रशासनिक पुनर्गठन किया गया, तो इसमें आप लिखेंगे देश को 83 भागों में बांटा गया, यानी पूरे देश को 83 भागों में बांट दिया गया। चर्च की संपत्ति को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया गया और कलजी की सिविल संविधान पारित की गई, जिससे चर्च राज्य के नियंत्रण में आ गया। यानी जो चर्च की जितनी भी संपत्ति थी वो राष्ट्रीय जो संपत्ति है उसमें घोषित कर दी गई, और ये जो संविधान का ये प्रावधान आया था जिसने चर्च की जो भी संपत्ति थी, जो भी चीज़ें थी चर्च की, वो राज्य के नियंत्रण में आ गई। राजा का पालन प्रयास, किस तरह से, इसमें आप लिखेंगे जून 1791 में लुई 16 ने अपनी पत्नी मैरी एंतोअनेत के साथ फ्रांस से भागने का प्रयास किया, परंतु पकड़े गए। यानी इन्होंने क्या किया था, क्योंकि जनता बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, तो लुई 16 ने अपनी वाइफ के साथ में पूरे राज्य से यानी फ्रांस से भागने का प्लान बनाया था, लेकिन जनता ने इन्हें पकड़ लिया था, जिससे जनता का विश्वास राजा से उठ गया और राजशाही के अंत की शुरुआत हुई, और जनता अब पूरी तरीके से राजा से विश्वास खो बैठी थी और जो राजशाही थी उसका अंत हो गया। विधायी सभा की स्थापना, यानी जो विधायी सभा है उसकी स्थापना कब हुई, अक्टूबर 1791 में यहाँ हो गई थी। संविधान लागू होने के बाद राष्ट्रीय सभा भंग कर दी गई और नई विधायी सभा का गठन हुआ, यानी जो राष्ट्रीय सभा बनाई गई थी उसे भंग करके विधायी सभा का गठन हुआ। इसमें विभिन्न राजनीतिक दल जैसे जिरार्डिस्ट और जैकोबिन सक्रिय हुए, यानी ये जो विभिन्न दल थे इन्हें बनाया गया ताकि सक्रिय रूप से शासन को चलाया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे क्रांति के प्रति बाहरी खतरे, यानी क्रांति जो थी उसके प्रति बाहरी भी खतरे हुए, किस तरह से, इसमें आप लिखेंगे ऑस्ट्रेलिया और प्रुशिया ने फ्रांस के खिलाफ युद्ध की तैयारी की, क्योंकि वह क्रांति के विचारों से भयभीत हो गए थे। यानी ऑस्ट्रेलिया और जो प्रुशिया है वो फ्रांस के खिलाफ हो गए थे। 1792 में युद्ध आरंभ हुआ, जिससे देश की स्थिति अस्थिर हो गई, यानी देश की जो स्थिति थी वो अस्थिर स्थितियों में आ गई थी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे राजतंत्र का पतन, यानी जो राजतंत्र था वो पूरी तरीके से पतन हो गया 10 अगस्त 1792 में। किस तरह से, जनता ने ट्यूलेरी महल पर हमला कर राजा को गिरफ्तार कर लिया था। 21 सितंबर 1792 को राष्ट्रीय सम्मेलन ने राजतंत्र समाप्त कर गणराज्य की घोषणा कर दी। 21 सितंबर 1792 को जो राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था उसमें राष्ट्र जो तंत्र था उसे समाप्त कर गणराज्य की इस तरह से घोषणा कर दी गई कि अब ये गणराज्य कहलाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे संवैधानिक राजतंत्र के वैचारिक आधार, यानी क्या वैचारिक आधार रखे गए थे, तो पहला हम देखेंगे लोकसत्ता, किस तरह से यह विचार जॉन लॉक और रूसो के सामाजिक अनुबंधों सिद्धांतों से प्रभावित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे शासन का अधिकार जनता से उत्पन्न होता है, राजा जनता के प्रति उत्तरदायी होगा, ये इन्होंने माना। नेक्स्ट अब हम देखेंगे समानता और स्वतंत्रता, किस तरह से इन्होंने समानता और स्वतंत्रता को भी अपनाया, तो इसमें आप लिखेंगे सभी नागरिकों को कानून के सामने समान और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई ताकि सभी नागरिकों को समान रखा जा सके। नेक्स्ट अब हम देखेंगे जाति और वर्ग आधारित विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया गया है, यानी जितने भी विशेष अधिकार थे उन्हें समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे संविधानवाद, किस तरह से, इसमें आप लिखेंगे शासन को कानून और संविधान के दायरे में बांधा गया, यानी जो शासन है उसे कानून और जो संविधान है उसके दायरे में बांधा गया। राजा अब मनमाने ढंग से शासन नहीं कर सकेगा, यानी जो भी राजा होगा, जो भी शासन कर रहा है वो अपनी मनमानी नहीं चलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे धर्मनिरपेक्षता और तार्किकता, किस तरह से इन्होंने धर्मनिरपेक्षता और तार्किकता को अपनाया, इसमें आप लिखेंगे चर्च को राज्य से अलग किया गया, यानी चर्च धर्म को और राज्य को दोनों को अलग अलग रखा गया। शासन को धार्मिक नियंत्रण से मुक्त कर राष्ट्रीय और नागरिकों के हितों पर केंद्र किया गया, ताकि जो शासन है वो धर्म के नियंत्रण से मुक्त होकर जो एक तरह से राष्ट्रीय है और नागरिकों के हित हैं उनके बारे में सोच सके। नेक्स्ट अब हम देखेंगे नागरिक अधिकारों का संरक्षण, किस तरह से, डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटी ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता, संपत्ति के अधिकार और न्यायिक समानता सुनिश्चित की थी इसने। ठीक है, जो कि हमारा डिक्लेरेशन हुआ था। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष, चलिए देख लेते हैं। निष्कर्ष में आप लिखेंगे फ्रांसीसी क्रांति के संवैधानिक राजतंत्र चरण ने यूरोप में आधुनिक राजनीतिक सोच की नींव रखी, यद्यपि यह प्रयोग असफल रहा और राजतंत्र अतः समाप्त हो गया, यानी ये जो प्रयोग था ये सफल नहीं रह पाया और जो राजतंत्र था वो एक तरह से समाप्त हो गया, लेकिन इसने लोकतंत्र, समानता, नागरिक अधिकार और संवैधानिक शासन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम जो था वो बढ़ा दिया था। यह
वह चरण था जिससे पुरानी संपत्ति ढांचे को तोड़कर नए युग गणराज्य और लोकतंत्र की युग की शुरुआत हुई। यानी हम कह सकते हैं ये वह चरण था या ये उस चरण को लेकर आया जिसने जो पुरानी चीज़ें थी, पुरानी संपत्ति थी, पुराना जो ढांचा था उसको तोड़कर जो गणराज्य है, लोकतंत्र है, उसके युग की शुरुआत कर दी थी। एक तरह से यहाँ से हम कह सकते हैं जो गणराज्य है, लोकतंत्र है, ऐसे जो युग है उसकी शुरुआत हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेपोलियन की महाद्वीपीय प्रणाली के पतन में योगदान देने वाले प्रमुख कारण क्या थे और इसकी विफलता ने फ्रांस के आर्थिक और सैनिक उद्देश्य को कैसे प्रभावित किया। यानी जो नेपोलियन थे इनके जो महाद्वीपीय प्रणाली थी इसके पतन के क्या कारण थे ये आपको बताना है, और इसने किस तरह से इसकी जो विफलता है उसने फ्रांसीसी और जो आर्थिक सैन्य उद्देश्य हैं उसको प्रभावित किया था, ये आपको बताना है। चलिए भूमिका से देखेंगे। भूमिका में आप लिखेंगे नेपोलियन बोनापार्ट ने 1806 में महाद्वीपीय प्रणाली लागू की थी। यानी इन्होंने 1806 में महाद्वीपीय प्रणाली को लागू किया था। इसका उद्देश्य ब्रिटेन की आर्थिक शक्ति को तोड़ना और यूरोप में फ्रांस की श्रेष्ठता स्थापित करना था। यानी ब्रिटेन जो है उसकी आर्थिक शक्तियों को तोड़ना और यूरोप में फ्रांस की जो श्रेष्ठता है उसे बढ़ाना था। इस नीति के तहत ब्रिटेन के साथ किसी भी यूरोपीय देश को व्यापार करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन यह योजना लंबे समय तक सफल नहीं रह सकी और अतः फ्रांस के लिए भारी नुकसान का कारण बन गई थी। ठीक है, ये यानी नेपोलियन बोनापार्ट की जो ये नीति थी ये ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाई। महाद्वीपीय प्रणाली के पतन के कारण, यानी महाद्वीपीय जो प्रणाली है इसके जो पतन हुआ था इसके महत्वपूर्ण या प्रमुख जो कारण थे वो क्या क्या थे। तो इसमें आप लिखेंगे व्यवहारिक कठिनाइयाँ, किस तरह से यूरोप के विशाल तटों की निगरानी करना असंभव था, क्योंकि यूरोप का जो तट है वो बहुत बड़ा है तो उस पूरे की निगरानी करना बहुत ज़्यादा कठिन था। ब्रिटिश नौसेना समुद्रों पर प्रभुत्व रखती थी जिससे तस्करी के माध्यम से ब्रिटिश वस्तु लगातार यूरोप में पहुंच जाती थी। यानी कोई ना कोई तस्करी करके चीज़ें को ले आता था। नेक्स्ट अपन देखेंगे यूरोपीय देशों का असंतोष, किस तरह से फ्रांस के अधीन या सहयोगी देश जैसे स्पेन, पुर्तगाल और रूस इन नीतियों से आर्थिक रूप से प्रभावित हो रहे थे। यानी आर्थिक रूप से ये इन देशों को भी प्रभावित कर रही थी। उनके व्यापार और उद्योगों को नुकसान पहुंचा जिससे उन्होंने नेपोलियन का विरोध करना शुरू कर दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई भी जो देश है वो अपना नुकसान किसी के भी चक्कर में नहीं ले सकता, इसीलिए नेपोलियन का इन लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। रूस की अवज्ञा, जो कि हम कह सकते हैं 1810 से 1812 तक रही थी। रूस के सम्राट अलेक्जेंडर प्रथम ने इस प्रणाली का पालन करना बंद कर दिया क्योंकि इससे रूस की अर्थव्यवस्था को हानि हो रही थी। यानी पहले रूस भी इस प्रणाली का पालन कर रहा था, बट फिर जो अलेक्जेंडर प्रथम थे उन्होंने इस प्रणाली को बंद कर दिया था क्योंकि रूस को आर्थिक रूप से हानि हो रही थी। इसके बाद नेपोलियन ने 1812 में रूस पर आक्रमण किया जो इसकी सबसे बड़ी सैन्य भूल साबित हुई। यानी जब रूस ने इन सारी चीज़ों को मानना मना कर दिया तो नेपोलियन ने 1812 में रूस पर हमला कर दिया, जो कि इसकी सबसे बड़ी भूल में से एक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे ब्रिटेन की आर्थिक मजबूती, किस तरह से इसमें आप लिखेंगे ब्रिटेन ने यूरोप के बाहर अमेरिका, भारत, एशिया से व्यापार बढ़ाकर अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बना लिया था। यानी मजबूत बना लिया था अमेरिका, भारत और एशिया के साथ व्यापार करके। इस प्रकार नेपोलियन की योजना ब्रिटेन को आर्थिक रूप से कमज़ोर करने में विफल रही। इसी वजह से जो ब्रिटेन को ये आर्थिक रूप से कमज़ोर करना चाहता था वो बेकार रह गई। नेक्स्ट अब हम देखेंगे फ्रांस की आर्थिक समस्याएं, यानी फ्रांस में भी कुछ आर्थिक समस्याएं आई, कौन कौन सी, तो इसमें आप लिखेंगे ब्रिटिश वस्तुओं की अनुपलब्धता से फ्रांस में वस्तुओं की कमी और कीमतों में वृद्धि हो गई। अब देखो कोई भी वस्तु कम होगी तो कीमतें जो होती हैं वो बढ़ जाती हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ आर्थिक संकट आ गया। व्यापारिक वर्ग और किसान दोनों ही असंतुष्ट हो गए। यानी जो व्यापारिक वर्ग थे वो भी और जो किसान थे दोनों ही इनसे नाखुश होने लगे। नेक्स्ट अब हम देखेंगे महाद्वीपीय प्रणाली की विफलता के प्रभाव, यानी ये जब प्रणाली विफल हुई इसका क्या प्रभाव पड़ा। अगर हम इसके प्रभाव की बात करें तो पहले हम देखेंगे आर्थिक प्रभाव। इसमें आप लिखेंगे फ्रांस की औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधियां पूरी तरह से प्रभावित हुई थी। यानी हम कह सकते हैं बुरी तरीके से बर्बाद हो गई थी औद्योगिक और जो वाणिज्यिक गतिविधियां थी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे फ्रांसीसी व्यापारिक शहरों में मंदी और बेरोजगारी बढ़ी। यानी जो फ्रांसीसी व्यापारिक एक शहर थे उसमें जो मंदी है, बेरोजगारी है वो बढ़ने लगी। सैन्य प्रभाव, यानी सेना पर भी इसका प्रभाव पड़ा। अगर हम सैन्य प्रभाव की बात करें तो इसमें आप लिखेंगे
रूस अभियान में भारी पराजय जो कि 1812 में हुआ था, के बाद नेपोलियन की सेना कमज़ोर पड़ गई थी। यानी 1812 में हारने के बाद नेपोलियन की जो सेना थी वो भी कमज़ोर हो गई। इसके बाद यूरोप के अन्य राष्ट्रों ने फ्रांस के विरुद्ध एकजुट होकर युद्ध जो था वो एक तरह से छेड़ दिया, ये यही कहूँ, सब लोग फ्रांस के विरुद्ध हो गए थे। नेक्स्ट अब हम देखेंगे राजनीतिक परिणाम, यानी राजनीतिक क्या परिणाम हुआ। अगर राजनीतिक परिणामों की बात करें तो इसमें आप लिखेंगे फ्रांस का प्रभुत्व यूरोप से घटने लगा और नेपोलियन की शक्ति धीरे धीरे समाप्त हो गई। यानी हम कह सकते हैं नेपोलियन की जो शक्ति है वो धीरे धीरे अब समाप्त की ओर बढ़ गई। अतः 1814 में नेपोलियन को पद त्याग करना पड़ा, यानी 1814 में नेपोलियन को पद से हटा दिया गया, पद से उसे बिल्कुल पद को छोड़ देना पड़ा। ठीक है, अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। क्या आप इस क्वेश्चन के निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, चलिए देख लेते हैं। निष्कर्ष में आप लिखेंगे महाद्वीपीय प्रणाली ने नेपोलियन की राजनीतिक और आर्थिक नीति को गंभीर रूप से कमजोर कर दिया। क्यों कमजोर कर दिया, अभी हमने देखा कि किस तरह से इसने कमजोर। यह योजना ब्रिटेन को नुकसान पहुंचाने के बजाय फ्रांस के लिए विनाशकारी सिद्ध हुई। यानी ये योजना तो ब्रिटेन के खिलाफ बनाई गई थी लेकिन फ्रांस को ही विनाश का सामना करना पड़ा। इसकी विफलता ने न केवल फ्रांस की अर्थव्यवस्था को तोड़ा बल्कि नेपोलियन की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं को भी अंत तक ले गई। यानी जो साम्राज्यवादी थी, एक तरह से महत्वाकांक्षाएं चीज़ें थी, उन सबको ख़त्म कर दिया था इस नीति ने। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वियना की कांग्रेस बुलाने के पीछे प्रमुख उद्देश्य क्या थे। यानी वियना ने जो कांग्रेस बुलाई थी उसके पीछे क्या प्रमुख उद्देश्य थे और प्रमुख यूरोपीय शक्तियों ने नेपोलियन युद्ध के बाद यूरोप को फिर से आकार देने के कार्य को कैसे अपनाया। यानी जो प्रमुख यूरोपीय शक्तियां थी उन्होंने जो नेपोलियन युद्ध था उसको ख़त्म होने के बाद में यूरोप को फिर से आकार देने का जो कार्य है उसे कैसे अपनाया, कैसे किया था, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए इसकी भूमिका देख लेते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके ये भूमिका में आप लिखेंगे नेपोलियन युद्ध जो कि हमारा हुआ था 1799 से 1815 तक, ने यूरोप की राजनीतिक व्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया था। यानी राजनीतिक जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से बदल गई थी। फ्रांस की विस्तारवादी नीतियों ने अनेक राज्यों को समाप्त कर दिया और पुराने राजघराने सत्ता से बाहर हो गए। यानी इसकी जो विस्तारवादी नीति थी उसने बहुत सारे जो राज्य थे उन्हें समाप्त कर दिया और जो राजघराने थे उन्हें बाहर कर दिया था। जब 1814 में नेपोलियन पराजित हुआ तब यूरोप की प्रमुख शक्तियां ब्रिटेन, रूस, रशिया और ऑस्ट्रेलिया ने यह निर्णय लिया कि यूरोप में स्थायी शक्ति और संतुलन स्थापित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया जाए। यानी इन लोगों ने, जब नेपोलियन बोनापार्ट का पतन हो गया था 1814 में, जब हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा, तो इन लोगों ने, कौन ने, ब्रिटेन ने, रूस ने, प्रेसिया ने और ऑस्ट्रेलिया ने ये निर्णय लिया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें एक सम्मेलन बुलाना चाहिए जिसमें हम एक तरह से इसे दोबारा संगठित करने की बात को रखेंगे। इस उद्देश्य से सितंबर 1814 में वियना की कांग्रेस ऑस्ट्रेलिया की राजनीतिक वियना में बुलाई गई। यानी जो वियना की कांग्रेस है उसे ऑस्ट्रेलिया की राजनीतिक वियना में बुलाई गई थी। इसका संचालन ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री प्रिंस मैटरनिक ने किया था। यानी इसका जो एक तरह से संचालन है, या ये कहूँ इसका जो नेतृत्व किया था वो इन्होंने किया था। ठीक है, अब हम देखेंगे वियना की कांग्रेस बुलाने के प्रमुख उद्देश्य क्या थे, इसके पीछे क्या उद्देश्य थे, क्यों बुलाई गई थी। तो पहला आप लिखेंगे यूरोप में शक्ति संतुलन की पुनर्स्थापना। किस तरह से नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप में शक्ति का असंतुलन पैदा हो गया था, यानी संतुलन बन नहीं पा रहा था। उद्देश्य था कि कोई भी देश, विशेषकर फ्रांस, फिर से इतना शक्तिशाली ना हो सके कि पूरे यूरोप को खतरे में डाल दे। यानी पहले ही जो फ्रांस है वो पूरे यूरोप को ही खतरे में डाल चुका था। तो एक तरह से जो शक्ति संतुलन है उसको बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। नेक्स्ट अब हम देखेंगे पुराने राजतंत्रों की पुनर्स्थापना। किस तरह से फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन युद्ध के दौरान कई पुराने राजघराने सत्ता से हट गए थे तो उन्हें भी वापस बुलाने के लिए किया गया था। कांग्रेस ने वैधता के सिद्धांत अपनाया जिसके पुराने राजाओं को उनकी गद्दी पर पुनः बैठाया गया। यानी जो एक तरह से वैधता का सिद्धांत है उसको अपनाकर, जो वैध है उसको अपनाकर, जो पुराने राजा थे जो सही थे उन्हें वापस गद्दी पे बिठा दिया गया। नेक्स्ट अब हम देखेंगे फ्रांस को सीमित करना। फ्रांस को किस तरह से सीमित किया ताकि ये किसी और पर दोबारा से अपनी जो शक्ति है, या ये कहूँ अपना जो वर्चस्व है वो ना जमाए।
फ्रांस को उसके 1792 की सीमाओं तक सीमित कर दिया गया था। उसके चारों ओर मजबूत देशों का घेरा बनाया, उसे पुनः विस्तार करने से रोका गया। यानी उसके चारों ओर एक तरह से मजबूत जो देश थे उनका घेरा बनाया गया और उन्हें उसे पुनः विस्तार या पुनः शक्ति प्राप्त करने से रोका गया। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे राजनीतिक स्थिरता और शांति। किस तरह से यूरोप में स्थायी शांति और व्यवस्था बहाल करना प्रमुख उद्देश्य था, ताकि क्रांति और युद्ध पुनरावर्ती ना हो सके, यानी जो जो युद्ध है वो दोबारा वापस लौट के नहीं आए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे नेपोलियन के विचारों का प्रभाव रोकना। यानी जो नेपोलियन थे इनके जो विचार थे इनको भी रोकना ज़रूरी हो गया था, ताकि कोई और व्यक्ति नेपोलियन ना बन जाए। क्रांति, राष्ट्रवादी और उदारवाद जैसे विचारों को यूरोप में फैलने से रोकने के लिए एक रूढ़िवादी व्यवस्था स्थापित की गई, ताकि जो क्रांति है, राष्ट्रवाद है, उदारवाद है, ऐसे जो विचार वो यूरोप में रोके जा सके फैलने से। नेक्स्ट अब हम देखेंगे प्रमुख यूरोपीय शक्ति और उनकी भूमिका। यानी जो प्रमुख यूरोपीय शक्ति थी और उनकी क्या क्या भूमिकाएं थी। तो पहला आप इसमें लिखेंगे ऑस्ट्रेलिया, जो कि प्रिंस मैटरनिक थे। इसमें आप लिखेंगे वियना कांग्रेस के प्रमुख आयोजक और नेता थे। यानी ये जो हैं ये वियना कांग्रेस और जो प्रमुख आयोजक थे वो थे। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे उन्होंने यूरोप में राजतंत्रीय और रूढ़िवादी सिद्धांत को मजबूत किया था। उनका उद्देश्य था कि कोई भी नया क्रांतिकारी आंदोलन यूरोप की स्थिरता को ना तोड़े, या ये कहूँ कोई भी नया क्रांतिकारी एक तरह से आंदोलन नहीं हो। नेक्स्ट अब हम देखेंगे ब्रिटेन। ब्रिटेन से थे लॉर्ड कैसलेरे। इन्होंने क्या कहा था, ब्रिटेन का ध्यान यूरोपीय संतुलन और समुदायिक व्यवहारिक हितों पर होना चाहिए। यानी जो सामुदायिक व्यवहारिक हित हैं उन्हें किस तरह से बढ़ाया जाए, इस पर ध्यान होना चाहिए केवल। उन्हें फ्रांस की सीमाओं को सीमित करने और नीदरलैंड जैसे देशों को सशक्त बनाने का समर्थन किया, ताकि और भी जो देश हैं वो सशक्त हो सकें और ये किसी पर दोबारा अपनी जो मनमानियों से नहीं थोपे। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे रूस। जार अलेक्जेंडर प्रथम, इन्होंने क्या किया, रूस पोलैंड के बड़े भाग पर नियंत्रण चलाता था, ताकि जो एक तरह से सारी चीज़ें हैं वो सुव्यवस्थित हो सकें। उन्होंने यूरोप में पवित्र गठबंधन का प्रस्ताव किया, इसका उद्देश्य ईसाई नैतिकता और शांति पर आधारित सहयोग था, ताकि जो शांति है और जो नैतिकता है उसको बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट अब हम देखेंगे प्रेशिया काउंट हार्डनबर्ग। इन्होंने क्या किया था, इसमें चलिए इनका योगदान देख लेते हैं। इनके योगदान की बात करें तो इसमें आप लिखेंगे प्रेशिया ने अपने क्षेत्र का विस्तार राइन नदी तक किया, ताकि जो प्रेशिया है उसकी भी जो शक्ति है वो बढ़ सके। वह जर्मनी में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते थे, ताकि जो जर्मनी है वो भी शक्तिशाली हो सके। नेक्स्ट अब हम देखेंगे फ्रांस। फ्रांस में टेलरा थे। इनका योगदान की बात करें तो नेपोलियन के पतन के बाद भी फ्रांस ने कुशल कूटनीति के माध्यम से कांग्रेस में अपनी स्थिति बनाए रखी। यानी कुशल जो कूटनीति थी उसको अपनाया था फ्रांस ने। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे टेलरा ने वैधता के सिद्धांत का समर्थन कर फ्रांस को यूरोप की मुख्य शक्तियों के समूह में वापस शामिल कर दिया। टेलरा ने ही, क्योंकि देखिए इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया, वरना जो अब फ्रांस था वो पिछड़ जाता अगर इसे फ्रांस को अच्छा नेतृत्व नहीं मिल पाता। अब हम देखेंगे यूरोप में पुनर्गठन की प्रक्रिया। यानी जो यूरोप है इसमें जो पुनर्गठन की प्रक्रिया हुई थी, दोबारा से गठित किया गया था। तो इसमें आप लिखेंगे फ्रांस का सीमांकन। किस तरह से फ्रांस को 1792 की सीमाओं में सीमित किया गया और उसके चारों ओर मजबूत देश बनाए गए, ताकि जो फ्रांस है वो दोबारा अपनी शक्तियों को अर्जित ना करे, जैसे कि नीदरलैंड हो गया, सोर्डिनिया हो गया और प्रुशिया जैसे जो पश्चिमी क्षेत्र हैं उन पर बनाए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे नीदरलैंड और बेल्जियम का एकीकरण। किस तरह से दोनों को मिलाकर किंगडम ऑफ नीदरलैंड बनाया गया, ताकि फ्रांस के उत्तर में एक मजबूत राज्य बन सके। यानी जो एक तरह से नीदरलैंड है और बेल्जियम है, दोनों को एक साथ मिलाकर किंगडम ऑफ नीदरलैंड बनाया, ताकि जो फ्रांस है वो दोबारा से मजबूत ना हो और इन्हें उत्तर में स्थापित किया गया। नेक्स्ट अपन देखेंगे जर्मन परिसंघ की स्थापना। किस तरह से जो जर्मन परिसंघ है उसकी स्थापना हुई। इसमें आप लिखेंगे 39 जर्मन राज्यों को एक स्थल संघ के रूप में संगठित किया, जिसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रेलिया में की गई थी। यानी ये जो है ये जर्मन के राज्यों को एक तरह से संगठित किया गया था और इसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रेलिया में की गई थी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे इटली का पुनर्गठन। किस तरह से इटली को कई छोटे छोटे राज्यों में बांटा गया और अधिकांश पर ऑस्ट्रेलिया का नियंत्रण रहा। यानी इटली को छोटे छोटे राज्यों में बांटकर और जो बाकी पार्ट था, अधिकांश था, उस पर ऑस्ट्रेलिया का नियंत्रण रखा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे
स्विट्जरलैंड की तटस्थता किस तरह से स्विट्जरलैंड को स्थायी तटस्थ राज्य घोषित किया गया ताकि ये स्थायी और तटस्थ यानी सबसे अलग रह सके। नेक्स्ट अब हम देखेंगे पवित्र गठबंधन किस तरह से रूस, ऑस्ट्रेलिया और प्रुशिया ने 1815 में मिलकर एक गठन बनाया ताकि यूरोप में क्रांतिकारी आंदोलन को दबाया जा सके और शांति बनाई रहे, और ये कहें शांति को बनाया जा सके और शांति बनी रहे आगे फ्यूचर में भी। ठीक है, अब हम देखेंगे वियतना कांग्रेस के परिणाम और प्रभाव, यानी जो वियतना कांग्रेस आई थी इसके क्या परिणाम रहे और क्या प्रभाव रहे। तो पहला आप लिखेंगे राजनीतिक स्थिरता, जो कि हमारा 1815 से 1848 में देखी जा सकती है। लगभग 30 वर्ष तक यूरोप में कई बड़ा युद्ध नहीं हुआ था, इसकी वजह से ही शक्ति संतुलन की नीतियां सफल रही, यानी जो शक्ति संतुलन ये नीतियां बनाई गई थी ऊपर जो अभी आपने देखी ये सारी सफल रही। नेक्स्ट अब हम देखेंगे रूढ़िवाद की पुनर्स्थापना किस तरह से उदारवाद और राष्ट्रवाद को दबाने के लिए राजतंत्रीय शासन को प्रोत्साहन दिया गया है, यानी जो राजतंत्रीय शासन है उसको बढ़ाया गया है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे राष्ट्रीय आंदोलन का उदय किस तरह से यद्यपि कांग्रेस ने राष्ट्रवाद को बढ़ाया परंतु इसके उत्पीड़न जनता में स्वतंत्रता और एकता की भावना और प्रबल कर दी, यानी जो स्वतंत्रता की भावना थी उसे और ज़्यादा बढ़ा दिया था। ठीक है, अब हम देखेंगे आगे चलकर 1848 की क्रांति इसकी ही दमन का परिणाम हुई, यानी आगे चलकर 1848 में एक और क्रांति हो गई जो इसको दबाने के लिए या ये कहूँ खत्म करने के लिए की गई थी। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष में आप लिखेंगे वियना की कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य नेपोलियन द्वारा बिगाड़े गए यूरोप की राजनीतिक संतुलन को पुनः स्थापित करना था, यानी ये जो आई थी ये सिर्फ नेपोलियन द्वारा जो एक तरह से राय था या ये कहूँ जो काम बिगाड़ा गया था उसको सुधारने के लिए लाई गई थी। कांग्रेस ने पुराने राजतंत्र को पुनर्जीवित कर यूरोप में स्थिरता को लाई, यानी कांग्रेस ने पुरानी जो राजतंत्र था उसको पुनर्जीवित करके जो स्थिरता है उसको लेकर आई थी, परंतु उदारवाद और राष्ट्रवाद की आकांक्षाओं को दबाने से नए असंतोषों के बीज बो दिए, यानी पुरानी चीज़ों को दबाने के लिए नई चीज़ों या ये कहूँ नए संघर्षों का उदय हो गया। अतः यही असंतोष 19वीं सदी के मध्य में यूरोप की नई क्रांतियों और एकीकरण आंदोलन जैसे इटली और जर्मनी का एकीकरण का कारण बनी, यानी आगे जो फ्यूचर में एक तरह से क्रांति हुई, असंतोष क्रांति हुई, युद्ध हुए, वो इसका कारण हम कह सकते हैं, यानी इसने कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट भी डाले थे। आई होप आपको यहाँ तक सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इससे आगे के जो क्वेश्चन है वो हम लोग वीडियो नंबर 2 में कवर करेंगे। एंड फॉर मोर वीडियोस फॉर मोर कनेक्टिविटी आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो मेरे अपकमिंग वीडियोस आएँ आप उन्हें देख पाएँ एंड अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर पाएँ। एंड आप मेरा टेलीग्राम जो ग्रुप है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो आप मुझे वहाँ बता सकते हैं एंड अपनी क्वेरीज भी पूछ सकते हैं। एंड आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते टेलीग्राम चैनल में आपको सारे नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। आप वहाँ से अपने नोट्स की रीड आउट कर सकते हैं एंड सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, या फिर आप मेरे यूट्यूब चैनल की मेम्बरशिप को ज्वाइन करके भी जो आपके नोट्स हैं उन्हें देख सकते हैं। आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी चेकआउट कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन फॉर मोर वीडियोस। अदरवाइज़ अगर आपको कोई कन्फ्यूजन या कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अदरवाइज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना। चलिए फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।